फिल्म का स्ट्रक्चर कि फिल्म दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है वर्तमान यानी कथिरावन और अब्दुल का सफर, जो बिल्कुल कच्चा, असली और जमीन से जुड़ा हुआ लगता है। और दूसरा हिस्सा है अब्दुल का फ्लैशबैक, जो आलोचक के मुताबिक बेहद घिसा पिटा और प्रेडिक्टेबल है। हाँ, पहले से अनुमान लगाया जा सकने वाला। रिव्यू में इसका एक उदाहरण भी दिया गया है। एक हिंदू बहुल गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता है, एक विलन है जो शराबी और हिंसक है, और फिर एक झगड़ा होता है जो इतने सुविधाजनक समय पर होता है कि लगता है उसे सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ही लिखा गया है। आलोचक का आरोप है कि ये फ्लैशबैक किरदारों को गहराई देने की बजाय दर्शकों की भावनाओं को निचोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसे इमोशनल मैनिपुलेशन भी कहा जा सकता है। तो आज तारीख है 28 दिसंबर 2025। क्रिसमस अभी भी गुजरा है और साल भी लगभग खत्म होने को है। लेकिन तमिल सिनेमा ने मुझे लगता है साल के अंत में एक धमाका किया है। 25 दिसंबर को एक फिल्म रिलीज हुई है, सिराई, और आते ही ना इस पर एक बहस ही छिड़ गई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कहानी का ढांचा क्या है। कहानी हमें ले जाती है 90 के दशक के अंत में, मतलब 1997 से 2002 के बीच का समय। एक कांस्टेबल है कथिरावन, उसे एक कैदी अब्दुल को वेलोर जेल से शिवगंगई कोर्ट तक ले जाने की जिम्मेदारी मिली है। और पूरी फिल्म बस इसी एक सफर पर टिकी है। हाँ, लेकिन इस सफर के दौरान फ्लैशबैक में अब्दुल की कहानी खुलती है और हमें वो सिस्टम की परतें दिखाई देती हैं जिसमें ये दोनों फंसे हुए हैं। और यहीं पर फिल्म अपना पहला दिलचस्प मोड़ लेती है। ये कोई मसाला एक्शन थ्रिलर नहीं है, जैसा कि शायद एक पुलिस और कैदी की कहानी से उम्मीद की जाए। अच्छा, रिव्यू इसे एक प्रोसीजरल ड्रामा कहता है। प्रोसीजरल ड्रामा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आम फिल्मों से कैसे अलग है? इसका सीधा साधा मतलब है कि फिल्म का पूरा जोर उस दौर के पुलिस के काम करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसे दिखाने पर है, वो भी बिना किसी लाग लपेट के, बिल्कुल असली अंदाज में। हाँ, बिल्कुल असलियत के करीब। तो मतलब एक्शन और धमाकों से ज्यादा फोकस इस बात पर है कि एक सरकारी फाई पेट टेबल से दूसरी तक कैसे पहुंचती है। हाँ, और उस सफर में कितना ड्रामा छिपा है। बिल्कुल, वो धूल भरी सरकारी ऑफिसें, एक जगह से दूसरी जगह कैदियों को ले जाने के नियम, वो खचाखच भरी अदालतें, जहां जज के पास केस सुनने का भी वक्त नहीं होता शायद। सही कहा, जहां सब कुछ एक औपचारिकता जैसा लगता है। और सबसे अहम, छोटे बड़े अफसरों के अपने पूर्वाग्रह, उनका अपना नजरिया जो हर फैसले पर असर डालता है। निर्देशक सुरेश राजकुमारी ने इन छोटी छोटी चीजों को बहुत ही ईमानदारी से पकड़ा है। ये ऐसी बातें हैं जो हमने शायद पहले भी देखी हैं, लेकिन यहाँ उन्हें इतनी सच्चाई से पेश किया गया है कि वो आपको बेचैन कर देती हैं। ठीक है, तो फिल्म का जो माहौल है वो एकदम यथार्थवादी है, लेकिन एक अच्छी फिल्म सिर्फ माहौल से तो नहीं बनती। इसमें कुछ तो ऐसा होगा जो दर्शकों और आलोचकों दोनों को पसंद आ रहा है। और वो कुछ है विक्रम प्रभु। अच्छा, कि विक्रम प्रभु का काम इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है। मतलब वो चिल्लाकर या बड़े बड़े डायलॉग बोलकर अपना दर्द नहीं दिखाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके चेहरे पर एक शांति है, लेकिन उनकी आंखों में एक पूरा संघर्ष चल रहा है, और उसे वो बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर लाते हैं। उनके किरदार का एक फलसफा भी बताया गया है, बोलो नहीं तो कुचल दिए जाओगे। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन शायद यही उनके किरदार की पूरी यात्रा को समेट देता है। सही कहा, और दर्शक भी इसी बात को पकड़ रहे हैं। लाइव मिंट के लेख में ट्विटर की टिप्पणियां भरी पड़ी हैं, जैसे कि वे इस रोल के लिए एकदम सही पसंद हैं। और एक और है, फिल्म तानाकारण के बाद एक और दमदार परफॉर्मेंस। तानाकारण, ये नाम तो सुना हुआ है। हाँ, और ये तानाकारण का जिक्र बहुत जरूरी है। सिराई के जो लेखक हैं तमीज, हाँ, उन्होंने ही तानाकारण का निर्देशन किया था, जिसमें विक्रम प्रभु ने ही मुख्य भूमिका निभाई थी। वो फिल्म भी पुलिस ट्रेनिंग सिस्टम की क्रूरता पर एक जबरदस्त टिप्पणी थी। अच्छा, तो ये तमीज और विक्रम प्रभु की एक तरह से स्पिरिचुअल सीरीज चल रही है, सिस्टम पर सवाल उठाने वाली फिल्मों की। बिल्कुल। ये कनेक्शन तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसका मतलब ये सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक लेखक अभिनेता की जोड़ी है जो एक ही तरह की थीम पर गहराई से काम कर रही है। एकदम सही। विक्रम प्रभु ऐसे किरदारों में ढलते जा रहे हैं जो सिस्टम का हिस्सा होते हुए भी अपनी ज़मीर की आवाज सुनते हैं। उनका किरदार कथिरावन कोई सिंघम जैसा हीरो नहीं है जो सिस्टम को रातों रात बदल देना चाहता है। नहीं, वो तो बस उस मशीनरी का एक छोटा सा पुर्जा है, लेकिन जब उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो एक छोटा सा कदम उठाता है कि जब वो सही काम करने का फैसला लेता है तो उसके आसपास के दूसरे डरे सहमे अफसरों में भी हिम्मत आ जाती है। तो ये एक शांत नायक का चित्रण है। हाँ,
जो चीख कर नहीं अपने कामों से असर डालता है। शांत तो है, पर क्या कहीं-कहीं ये किरदार थोड़ा ज्यादा ही निष्क्रिय नहीं हो जाता? क्या दर्शकों को एक पॉइंट पर ऐसा नहीं लगता कि इसे कुछ और करना चाहिए था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और शायद यहीं पर फिल्म दर्शकों को थोड़ा बांटती है। जो लोग एक तेज तर्रार हीरो की उम्मीद करते हैं, उन्हें कठिरावन की धीमी चाल शायद निराश करे। लेकिन जो लोग किरदार के अंदरूनी संघर्ष को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये चुप्पी ही सबसे असरदार डायलॉग बन जाती है। विक्रम प्रभु का अभिनय तो कमाल का है, लेकिन एक अकेले एक्टर पर पूरी फिल्म नहीं टिक सकती। कहानी में कहीं तो कोई झोल होगा जिस पर आलोचक बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो क्या है? वो है फिल्म का स्ट्रक्चर, कि फिल्म दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है वर्तमान यानी कथिरावन और अब्दुल का सफर, जो बिल्कुल कच्चा, असली और जमीन से जुड़ा हुआ लगता है, और दूसरा हिस्सा है अब्दुल का फ्लैशबैक, जो आलोचक के मुताबिक बेहद घिसा-पिटा और प्रेडिक्टेबल है। हाँ, पहले से अनुमान लगाया जा सकने वाला। रिव्यू में इसका एक उदाहरण भी दिया गया है। एक हिंदू बहुल गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता है, एक विलन है जो शराबी और हिंसक है, और फिर एक झगड़ा होता है जो इतने सुविधाजनक समय पर होता है कि लगता है उसे सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ही लिखा गया है। आलोचक का आरोप है कि ये फ्लैशबैक किरदारों को गहराई देने की बजाय दर्शकों की भावनाओं को निचोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसे इमोशनल मैनिपुलेशन भी कहा जा सकता है। और ये बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन अब जरा दूसरा नजरिया देखिए। दर्शकों का? हाँ, ट्विटर पर दर्शक इसी फ्लैशबैक को भावुक और सुंदर बता रहे हैं। एक यूजर लिखता है, क्लाइमैक्स दिल को छू गया। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है कि जो चीज एक पढ़े लिखे आलोचक को फॉर्मूला और भावनात्मक हेरफेर लग रही है, वही चीज आम दर्शक के लिए गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन रही है। तो क्या ये एक नई तरह की खाई है जो हम देख रहे हैं, जहां फिल्म आलोचक कहानी की बनावट, उसकी मौलिकता को तरजीह देते हैं, वहीं दर्शक शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक सीधे असरदार भावनात्मक जुड़ाव की तलाश में है, भले ही उसका रास्ता घिसा-पिटा क्यों ना हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल मुमकिन है। आलोचक कहानी के कैसे पर ध्यान दे रहा है। जैसे रिव्यू में एक और सीन का जिक्र है, जब अब्दुल की प्रेमिका घर से भागने के लिए गहने और पैसे उठा रही होती है, तो ठीक उसी पल उसका शराबी जीजा उसे देख लेता है। बहुत सुविधाजनक। आलोचक के लिए ये राइटर्स कन्वीनियंस है, मतलब लेखक की सुविधा, लेकिन दर्शक के लिए ये एक दिल तोड़ने वाला पल है। सही बात है। वो कैसे पर नहीं, बल्कि किरदार के दर्द पर फोकस कर रहा है। उसके लिए ये मायने रखता है कि इसका असर क्या हुआ। और इस भावना को बढ़ाने में बैकग्राउंड स्कोर का कितना हाथ था। दर्शकों ने जस्टिन प्रभाकरन के संगीत के बारे में भी कुछ कहा है। हाँ, और आपने सही नस पकड़ी। दर्शकों का कहना है कि जस्टिन प्रभाकरन का संगीत कहानी के भावनात्मक असर को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा, तो हो सकता है कि जहां आलोचक को कहानी में खालीपन दिख रहा है, उस खालीपन को संगीत भर रहा हो। संगीत, अभिनय और सिनेमैटोग्राफी मिलकर एक ऐसा अनुभव बना रहे हैं जो कहानी की कमजोरियों पर पर्दा डाल देता है, और दर्शक सीधे किरदारों के दर्द से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। मतलब ये कि ये फिल्म देखने के दो अलग अलग चश्मे हैं। एक चश्मा कहानी की बुनावट देखता है, और दूसरा सिर्फ महसूस की जाने वाली भावनाओं पर ध्यान देता है। खैर, अगर हम दर्शकों के अंतिम फैसले की बात करें तो वो कैसा है? कुल मिलाकर दर्शकों की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा सकारात्मक है। ज्यादातर लोग इसे 3.55 की रेटिंग दे रहे हैं। ये तो अच्छी रेटिंग है। हाँ, एक आम राय ये है कि आप थिएटर से एक मुस्कान के साथ बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक सलाह है जो बार बार सामने आ रही है, और वो बहुत दिलचस्प है। क्या? बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर ना जाएं। ये तो बड़ी अजीब सलाह है एक अच्छी फिल्म के लिए। इसका क्या मतलब निकाला जाए? मुझे लगता है कि दर्शक असल में ये कह रहे हैं कि ये कोई मास्टर या लियो जैसी भव्य मसाला एंटरटेनर नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये एक छोटी, ठोस और जमीनी ड्रामा है जो अपनी शर्तों पर काम करती है। तो अगर कोई बड़े एक्शन सीन या हीरोइज्म की उम्मीद से जाएगा तो उसे निराशा होगी। लेकिन अगर कोई एक अच्छी कहानी और दमदार अभिनय देखने जा रहा है, तो वो संतुष्ट होकर लौटेगा। तो ये सलाह असल में फिल्म की तारीफ ही कर रही है, बस सही उम्मीदें सेट करने के लिए कह रही है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो आखिर सिरई के बारे में हमारी समझ क्या बनती है? देखिए, सिराई एक ऐसी फिल्म है जिसके दिल में विक्रम प्रभु का एक बहुत ही शक्तिशाली और नपातुला अभिनय है। ये सिस्टम के कामकाज को बिना किसी ग्लैमर के बहुत ही असली ढंग से दिखाती है, जिसके लिए दर्शक और आलोचक दोनों इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये एक टूटी हुई फिल्म भी है। एक हिस्सा जमीन से जुड़ा हुआ है और यथार्थवादी।
तो दूसरा हिस्सा यानी फ्लैशबैक। भावुक और कई लोगों के लिए पुराना और फॉर्मूला है। हाँ, ऐसा लगता है कि आप इस फिल्म को पसंद करेंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन दोनों में से किस हिस्से से ज्यादा जुड़ते हैं। बिल्कुल। फिर भी एक बात पर दोनों पक्ष सहमत दिखते हैं वो क्या? कि विक्रम प्रभु का अभिनय और फिल्म की नीयत में जो ईमानदारी है वो कहानी की कमियों पर भारी पड़ती है। ये एक दिलचस्प बात है। ये एक ऐसी फिल्म लगती है जिसे उसकी खामियों के बावजूद सराहा जा रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उसकी नीयत साफ है और उसका मुख्य कलाकार अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से जी रहा है। मतलब ये कि अगर कोई यथार्थवादी पुलिस ड्रामा और बेहतरीन एक्टिंग का शौकीन है तो उसे ये फिल्म जरूर पसंद आएगी, भले ही कहानी के कुछ हिस्से उसे कमजोर लगे। जाते जाते एक दिलचस्प विचार छोड़ जाती हूँ। बताइए। आलोचक कहते हैं कि कैदी अब्दुल का किरदार थोड़ा सपाट लिखा गया है, यानी उसमें ज्यादा परतें नहीं हैं, लेकिन दर्शक अब्दुल का किरदार निभाने वाले नए एक्टर के यथार्थवादी प्रदर्शन की जम की तारीफ कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा है ना? यहाँ एक सोचने वाली बात है, क्या एक दमदार अभिनय किसी कमजोर लिखे गए किरदार को बचा सकता है? या फिर दर्शक कभी-कभी सिर्फ एक अभिनेता के विश्वास और उसकी मेहनत के कारण किरदार में वो गहराई देख लेते हैं जो शायद स्क्रिप्ट में मौजूद ही नहीं है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अगली बार कोई फिल्म देखते समय सोचा जा सकता है।